रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, राइट? ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। पहला वाला न्यूमेरिकल काइनेटिक एनर्जी का था, दूसरा वाला न्यूमेरिकल पोटेंशियल एनर्जी का था, और तीसरा वाला न्यूमेरिकल मैंने फोर्स वाला दिया था, वो होमवर्क दिया था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वाला, पोटेंशियल एनर्जी वाला, और अगर आपने फोर्स वाला न्यूमेरिकल होमवर्क में ट्राई किया है तो कुछ ना कुछ समझा है कि नहीं समझा है? गिव मी यस और नो अबाउट दिस टॉपिक। आर यू पीपल क्लियर अबाउट दिस थिंग्स कि जो मैंने एग्जांपल लिया था काइनेटिक एनर्जी वाला, जो मैंने एग्जांपल लिया था पोटेंशियल एनर्जी वाला, और लास्ट मैंने फोर्स वाला एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, सो आर यू क्लियर अबाउट ऑल दीज एग्जांपल्स? क्या हम लोग को आज और दो एक एग्जाम लेने चाहिए? चलिए, आज हम लोग को और एक दो एग्जांपल लेने हैं, इस टॉपिक को फिर खत्म कर देंगे। ठीक है, एक बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है जो टेक्स्ट बुक में भी है और बहुत ही जगह पे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, बट वो मैंने पहले नहीं लिया बिकॉज वो थोड़ा अतरंगी किस्म का है, इसलिए मैंने पहले सिंपल सिंपल लिए, काइनेटिक एनर्जी लिया, पोटेंशियल एनर्जी लिया, बिकॉज दीज आर समवॉट सिंपल वंस। आज वो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जिसको आप डिनोट करते हो कैपिटल टी के साथ, ठीक है, वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ जिसको आप एल बोलते हो, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको आप जी बोलते हो। ठीक है, ये हमारा और एक एग्जांपल है, यानी कि ये हमारा और एक क्वेश्चन है। ठीक है, so the time period t depends upon length and acceleration due to gravity, that is g। हमें बताना है रिलेशन बिटवीन t, l एंड g, इस बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, What you have to understand is that कि सबसे पहले ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, पहले वो हमें समझना है। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करके दिखा देना है। ठीक है, हमारा मोटिव ये है कि हमें समझना भी है कि क्वेश्चन में क्या चीजों के बारे में क्या बात कर रहा है। जिस चीज के बारे में इस क्वेश्चन में बात की जा रही है उसको बोला जाता है सिंपल पेंडुलम। जिस टाइम पीरियड की यहां पे बात की जा रही है उसको बोला जाता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम एक इस तरह की चीज होती है, सपोज कीजिए आपने दीवार में एक रस्सी बांधी और उस रस्सी के नीचे आपने एक पत्थर बांध दिया। ठीक है, इस पत्थर को आप थोड़ा इतने एंगल पे उठाएं, ऐसे उठाएं, और आप इसको लीव कर दें। आपने इसको जैसे उठा के लीव कर दिया, ये पत्थर रस्सी के साथ साथ ऐसा वाला मोशन स्टार्ट करेगा। ये जो मोशन ये पत्थर इस रस्सी के साथ कर रहा है इसको पेंडुलम मोशन बोलते हैं। ये जो नो नेम्स गैलेक्सी A15 आपने नाम लिखा है इतना अच्छा, नो नेम्स वाला, जरा अपना असली नाम डालेंगे वहां पे, नो नेम्स गैलेक्सी A15, और आपका वीडियो बार बार ऑन हो रहा है, नहीं होना चाहिए आपका वीडियो ऑन, और आपका नाम वहां पे डालो, रीनेम करो आपका नाम, वीडियो टर्न ऑफ करो आपका, नो नेम्स गैलेक्सी A51, टर्न ऑफ योर वीडियो एंड रीनेम योरसेल्फ देयर। हाँ, क्या कह रहा था मैं? ये आपकी रस्सी, ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है बॉब, BOB, बॉब। वो जो पत्थर आप लगाते हैं ना उसको बोला जाता है बॉब। और ये जो रस्सी है उसकी लेंथ L आपको दी हुई है, रस्सी की जो लेंथ है वो L आपको यहां पे दी हुई है। ठीक है, और दूसरा आपको ये बोला गया है कि जो टाइम पीरियड होता है, अब ना व्हाट इज टाइम पीरियड, अब व्हाट इज टाइम पीरियड मैं आपको समझाता हूं। उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज वन ऑसिलेशन। जैसे अभी आप अगर देख रहे हो यहां पे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे क्या लिखा है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, है ना? और क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहां लिखता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि ये जो वर्ड है ऑसिलेशन, इसका मतलब क्या है। कौन से वर्ड का मतलब? ऑसिलेशन का मतलब क्या है?
ऑसिलेशन को हम लोग टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं। ये जो पेंडुलम है, ये जो यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक ऐसा मोशन करता है, इस मोशन को आप ऑसिलेशन मोशन बोलते हैं, या इस मोशन को आप ऑसिलेशन बोलते हैं, या फिर इस तरह के मोशन को आप टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपने क्या दिमाग में रखनी है कि एक रस्सी से अगर आपने एक पत्थर को बांधा जिसका नाम है बॉब, उसको आपने एक हाइट पे लेके गए और छोड़ दिए, तो ये इस तरह से मोशन करेगा। आपने घड़ी भी देखी होगी, कोई बड़ी बड़ी घड़ी होती है जिसके नीचे भी सिंपल पेंडुलम वाली चीज होती है, एक कांटा होता है वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है घड़ी के नीचे, वो भी सिंपल पेंडुलम है और वो भी ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये आपको समझनी है कि अगर यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, let me take this point as 1, let me take this point as 2 and let me take this point as 3। सपोज करो यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो आपका ये जो बॉब है ये 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, फिर 3 से 2 आएगा और 2 से वापस 1 पे आएगा। ऐसा करने को, किस चीज को करने को, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 2 और वापस 2 से 1, इतना करने को आप वन ऑसिलेशन बोलते हैं। जहां से शुरू किया उधर ही वापस आने को आप वन ऑसिलेशन बोलते हो, और वन ऑसिलेशन करने में उसको जितना टाइम लगा उसको आप टाइम पीरियड बोलते हो। वापस रिपीट करता हूं, अगर 1 से शुरू हुआ और ऐसा करके वापस 1 पे आया तो उसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड टाइम टेकन फॉर वन oscillation is called time period। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में वो ये कहता है कि ये जो टाइम पीरियड है, यानी कि क्या, यानी कि एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि लेंथ, एंड दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हमने कल लास्ट लेक्चर में भी बात किया हुआ है, जी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यू नो दैट वेरी वेरी वेल। ठीक है, क्या थोड़ा बहुत आइडिया आ गया सिंपल पेंडुलम के बारे में कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और किस चीज के बारे में हमको बात करनी है? एवरीबडी इज ओके विद द थोड़ा बहुत आइडिया ऑफ सिंपल पेंडुलम? क्लियर है सब लोग को दिमाग में? गिव मी यस और नो, कैन वी स्टार्ट द क्वेश्चन? यस एवरीबडी, आर यू ओके विद द सिंपल पेंडुलम? उठो उठो जागो, है सब लोग इधर ही है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन के जो टर्म्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हमें मिल गया है। तो अब क्वेश्चन के टर्म्स के बारे में अगर हमको जानकारी मिल गया है तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में सबसे पहली चीज आप किस तरह से लिखते हैं, जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के साथ, उसका पावर आप ए लगा लीजिए, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के साथ, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका पावर आप बी चढ़ा लीजिए। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि जो टाइम पीरियड है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रखा, एल रखा, जी रखा, उसका पावर ए, इसका पावर बी, काम खत्म हो गया। अगले स्टेप में आपको पता है टाइम पीरियड आप इक्वल टू साइन डालेंगे, कांस्टेंट हम के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अगेन आपका L का पावर A चढ़ेगा और G का पावर B चढ़ेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन सब चीजों के बारे में बातचीत की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने आपको बोला था डायमेंशन लिखिए। टाइम का डायमेंशन आप क्या लिखेंगे, m 0 लिखेंगे, L को भी 0 लिखेंगे और T को 1 लिखेंगे और आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, ये आपके टाइम पीरियड का डायमेंशन होगी। इक्वल टू साइन डालेंगे, k इज अ कांस्टेंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, आप वापस एक ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, m को आप 0 लिखेंगे, L को आप 1 लिखेंगे
और t को आप 0 लिखेंगे, ब्रैकेट में आप ऊपर होल पावर a लिखेंगे। ये मैंने l का डायमेंशन लिखा, l माने लेंथ। अगर आप लेंथ का डायमेंशन लिख रहे हैं, मास और t में 0 लिखना पड़ेगा। अब g कौन है भाई? g बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब कल आपको मैंने फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल दिया था, उसमें भी एक्सेलरेशन का आपने डायमेंशन पुट किया था, तो यहां पे भी वही एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपने पुट करना है। m इज इक्वल टू 0 होगा, l इज इक्वल टू 1 होगा और t इज इक्वल टू -2 होगा, और इसका होल पावर आप b लिखेंगे। लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का होल पावर a, g का डायमेंशन, g का होल पावर b। अब क्या मैंने आपको सिखाया था? अब पावर को अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस पावर इनसाइड। तो जब आप पावर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू ए इज 0, 1 इंटू ए इज 1, 0 इंटू ए इज 0। पावर अंदर मल्टीप्लाई हो गई। वापस आप एक ब्रैकेट डालेंगे, 0 इंटू बी इज 0, एल 1 इंटू बी इज बी, एंड -2 इंटू बी इज -2b। आपका ब्रैकेट के अंदर पावर मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो नेक्स्ट स्टेप था कि आपको बताना है कि व्हेन बेस आर सेम तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पे m का बेस है, यहां पे भी m का बेस है, और दोनों पावर 0 है 0 है, तो m के बेस की पावर्स को ऐड करेंगे तो 0 ही आने वाला है। 0 + 0 इज 0। l के बेस को अगर आप ऐड करेंगे, l एंड l, a + b आना चाहिए, और अगर आप t को ऐड करेंगे तो 0 + -2b, इट विल बी -2b। आई होप यहां तक सब लोग को क्लियर है। अब क्या सिखाया था? RHS की पावर को LHS की पावर के साथ आप लोगों ने कंपेयर करना है, ठीक है? तो m की पावर 0 है, m की पावर 0 है, यहां से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो कंपेयर करके भी मतलब नहीं है। l की पावर को कंपेयर करो, l की पावर यहां पे a + b है, और यहां पे l की पावर 0 है, तो हमें मिल गया a + b इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा आपको क्या मिल सकता है? -2b इज इक्वल टू 1। यहां पे आपके पास आ गया -2b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? b की वैल्यू आपके पास आएगी -1/2। ये जो -2 है ये नीचे की तरफ चले जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। अब ये b की वैल्यू आप वापस यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो a -1/2 इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि a की वैल्यू आएगी हाफ। तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने a और b यानी कि जो दो पावर्स थे उनकी वैल्यू हमने पता कर ली। b की वैल्यू -½ आ रही है एंड a की वैल्यू ½ आ रही है, ठीक है? अब क्या सिखाया था? डायरेक्टली इसको हमारे ओरिजिनल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके देखो। तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है t = k, l का पावर a और g का पावर b। अब डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करो, t = k, l का पावर, जो आप a देख रहे हैं वो कितना आ रहा है? ½ तो लिखिए ½ g जो देख रहे हैं आप पावर, वो आ रहा है -½ ये देखो b आ रहा है -½ अब इसके बाद का स्टेप जरा अच्छी तरह से देखना है आप लोगों को। इसके बाद का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? t = k, l का पावर ½ ये जो g है इसका पावर -½ है। -½ का मतलब हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ऐसे। ये स्टेप में से ये स्टेप को बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे लिखा है मैंने। ये स्टेप में यहां पे g का पावर -½ है, तो जब भी कोई पावर माइनस में होती है वो अगर डिनोमिनेटर में जाएगी, न्यूमरेटर में माइनस में है ना, तो अगर वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो पावर प्लस हो जाएगा। तो पहली चीज हमने ये की। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप क्या कर सकते हैं, एक होल ब्रैकेट डाल सकते हैं और दोनों का पावर आप ½ लिख सकते हैं, क्योंकि अगर L का पावर भी ½ है और G का पावर भी ½ है, मतलब होल पावर ½ आप लिख सकते हैं।
अब अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर किसी का पावर हाफ होता है तो इसका मतलब हम उसको रूट में लिख सकते हैं। ये है आपका फाइनल आंसर। T इज इक्वल टू K अंडर रूट ऑफ L बाई जी। और अगर आप एक्सपेरिमेंटली जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट करने पे आपको पता चलेगा कि जो K का वैल्यू आता है वो आता है 2 पाई। तो आपका फाइनल फॉर्मूला बनता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। वापस रिपीट करता हूं, जो T आप यहां पे देख रहे हैं, L का पावर A था वो हाफ आया था, G का पावर B था वो माइनस हाफ आया था। आपने सब कुछ जैसे का वैसा सब्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, G का पावर माइनस हाफ आ रहा है, माइनस हाफ पावर मैं नीचे ले रहा हूं तो वो प्लस हाफ पावर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में मैंने दोनों को कंबाइन साथ में लिखा, दोनों को मैंने कंबाइन साथ में लिखा, L बाई जी को मैंने होल पावर हाफ दिया। अब तीसरी नॉलेज क्या है, अगर किसी भी टर्म का होल पावर हाफ है या पावर हाफ है तो उसको आप रूट में लिख सकते हो। तो इस होल टर्म का पावर हाफ है इसलिए मैंने पूरा रूट लिख दिया। अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो मत लिखिए। ठीक है, L की पावर A प्लस बी है यहां पे, और यहां पे L की पावर 0 है, तो आपने कंपेयर किया इसलिए आपने A प्लस बी इक्वल टू 0 लिखा। यहां पे T की पावर माइनस 2b है और यहां पे T की पावर 1 है इसलिए आपने माइनस 2b इज इक्वल टू 1 लिखा। K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आती है, अगर आपको पता है तो आपको लिखना है, अगर आपको नहीं पता है तो छोड़ देना। यहां पे छोड़ा तो भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, यहां तक ही क्वेश्चन है, यहां तक ही आपका क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको किसी की K की वैल्यू पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। बोलो, समझ में आया? क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सब लोगों के दिमाग में? हमजा, मैंने 4 बार बोला, अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो लिखना है, नहीं पता है तो यहां पे छोड़ देना है। कोई स्टेटमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप यहां तक लीव कर सकते हैं। यस वरदान। किरण, A प्लस बी इज इक्वल टू 0, L का पावर A प्लस बी है, आप ये वाला पावर यहां के पावर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यू आर कंपेयरिंग द पावर्स। आप A प्लस बी का पावर यहां पे L इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 0। T का पावर माइनस 2b है, उसका आप यहां से ये कर रहे हो, पावर कंपेयर कर रहे हो। शिवम, मैं आपको लेक्चर से निकाल दूंगा। शिवम, जय हिंद, मैं आपको लेक्चर से निकाल दूंगा। ठीक है, अभी क्या चल रहा है और आप क्या क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो? अभी अभी ये टाइम है क्या वो क्वेश्चन पूछने का जो आप तकरीबन 10 बार चैट सेक्शन में लिख के भेज रहे हो? इज इट टाइम? मुझे पहले ये बताओ क्या चल रहा है अभी यहाँ पे। टी का पावर कितना है? माइनस 2b। यहाँ पे बच्चों को डाउट आ रहे हैं, मैं वो डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, बच्चों लोग को समझ में नहीं आ रहा है, वो डाउट पूछ रहे हैं, मैं वो डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, और आप बीच में रिकॉर्डिंग भेजोगे, रिकॉर्डिंग भेजोगे। 10 बार लिखने से क्या आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा शिवम? आपको समझ में आ रहा है, यू आर अंडरस्टैंडिंग शिवम, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, उन लोग को समझाना पड़ेगा ना मुझे। यस, टी माइनस 2b है, यहां का पावर आप यहां के पावर से कंपेयर करेंगे, आपको एलएचएस और आरएचएस के पावर्स को कंपेयर करना है। एल का पावर ए प्लस बी है, उस पावर को यहां के एल के पावर के साथ कंपेयर किया तो ये ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। और टी के पावर को माइनस 2b लिया था, उसको आपने टी के पावर 1 के साथ कंपेयर किया, इसलिए माइनस 2b इज इक्वल टू 1 आया। आई होप दैट्स क्लियर किरण। ओके, दिनेश्वरी इज आस्किंग हाफ नहीं हो और जी का पावर
और L का पावर अलग अलग, तो क्या करें? तो जैसा पावर है वैसा लिखे दिनेश्वरी, जैसा पावर है वैसे लिखो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर L का पावर 1 आता है और G का पावर भी 1 आता है तो 1 और 1 छोड़ के लिख दो, खत्म करो। जैसा पावर आता है वैसे लिखो। पर अगर कभी भी हाफ पावर आता है, हाफ पावर आने का मतलब आपको उस चीज को रूट के अंदर लिखना पड़ेगा, वो हमने यहां पे किया। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, b इज इक्वल टू आपका -1/2 आया। ठीक है, ये b 2 नीचे जाएगा, माइनस साइन वो साइड जाएगा। फिर हमने b को वापस यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, तो ये -1/2 यहां पे सब्स्टिट्यूट किया आपने, उसके बाद ये माइनस उधर जाके +1/2 हो जाएगा। 3/4 पावर आया क्रिश, तो भी वैसे ही लिख सकते हैं, नहीं तो √3 का 4 पावर लिख सकते हैं, मतलब क्यूब रूट के टाइप में लिख सकते हैं। पर अगर आपने 3/4 पावर ऐसे के ऐसे लिख दिया तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। इज दैट क्लियर क्रिश? आगे बढ़ सकते हैं अभी? क्या सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप वाली थिंग सब लोग के क्लियर है? गिव मी यस और नो एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। एनी डाउट्स इन दिस थिंग? एनी डाउट्स इन दिस थिंग? क्योंकि हम अभी अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, ये टॉपिक हमारे लिए खत्म। अभी तुम लोग को कोई भी एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप वाली चीज आए, तुम लोगों को आना चाहिए, यू हैव टू गेट इट। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है यहां तक? यस मानसी? के इज इक्वल टू 2 पाई जो है वो एक ऐसी चीज है जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है। ठीक है, और वो मुझे पता है कि के की वैल्यू 2 पाई आती है, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला पहले से ही पता है, क्योंकि मैंने ऑसिलेशन नाम का चैप्टर पढ़ा है। पर आपने तो ऑसिलेशन चैप्टर नहीं पढ़ा, तो अगर आप क्वेश्चन यहां पे भी छोड़ देंगे तो भी आपका गलत आंसर नहीं आएगा। तो मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर आपने के की वैल्यू नहीं पता है मत लिखो, मतलब ये वाला स्टेप मत लिखो, भूल जाओ ये वाला स्टेप। यहां तक लिखा तो भी आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस थिंग। टॉपिक का नाम मैं रिपीट कर देता हूं, टॉपिक का नाम है टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, मैं 2-3 बातें हर किसी को बोलना चाहता हूं, कान खोल के आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए। ठीक है, जब भी हम लेक्चर में हैं, आप लेक्चर में कोई भी और फालतू किस्म का सवाल चैट सेक्शन में मत पूछो। ठीक है, आपको कुछ भी मैसेज करना है, आपको कुछ भी अलग किस्म का सवाल पूछना है, आपका कुछ भी अलग डाउट है, ठीक है, आप एक व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर ऐसा ऐसा है। और अगर आपने नोटिस किया होगा, जितने लोग भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करते हैं उन लोग को मैं कोशिश करता हूं 2-3 मिनट के अंदर रिप्लाई करने का। हाँ, अगर मैं कभी बिजी हूं, मैं कोई लेक्चर अटेंड कर रहा हूं या मैं लेक्चर ले रहा हूं, तो हो सकता है कि 1-1.5 घंटे का फर्क आ जाए। पर जब रेगुलर सेशन चल रहा है, जब लेक्चर चल रहा है, तो हम सब लोगों का एक ही एम होना चाहिए कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, बाकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप अलग से व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं। वैसे ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग की बातें सिर्फ अभी चैट सेक्शन में हो रही हैं, जो आप अभी चैट सेक्शन में टाइप कर रहे हो सिर्फ उसी में हमारी बातें हो सकती हैं। आपको एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप करो कि सर ऐसा ऐसा है, क्या करना है। बाकी कोई भी चीज हो जाए, बाकी कोई भी चीज हो जाए, लेक्चर से अपना ध्यान भटकाना नहीं है। भले आपको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेक्चर में आपका ध्यान 100% रहना चाहिए। बाकी सारी चीज को साइड में रख दो। ये मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हमें सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होने का मतलब ये है कि हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। 14 चैप्टर है आपके 12th में, 11th में 14 चैप्टर है आपके 11th में, इमेजिन करो 14 चैप्टर। और जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, जितने डिटेल में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं, तो हमें फोकस रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? फोकस रहना पड़ेगा हमें। अगर हम यहां वहां ऐसा वैसा करेंगे तो कैसा हमारा चलेगा? और मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें यहां पे टाइम पास वाली फीलिंग आ रही है। तुम्हें जब तुम लेक्चर, अगर तुम सुबह 6 बजे उठ के यहां लेक्चर अटेंड करने आ रहे हो, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ तो लगा होगा, तभी तो लेक्चर अटेंड करने आ रहे हो ना, वरना ऐसे क्यों आओगे तुम लोग लेक्चर अटेंड करने? ना तो मैंने तुमको पैसे दिए ना तुमने मुझे पैसे दिए। अगर तुम कहीं पे फी भरते तो घर में टेंशन होता,
मम्मी पापा के दिमाग में टेंशन होता, तुम्हारे दिमाग में टेंशन होता, अरे यार पैसे भरे हैं वहां पे, और कितनी फीस भरते हो आप, बाहर दुनिया में जाके देखो 11th स्टैंडर्ड की अकेले की फीस कितनी है, जरा 11th 12th की फीस कितनी है, जाके क्लासेस में पूछो कितनी फीस है। तो अगर हम कहीं पे पैसे भरते हैं तो हम लोग के दिमाग में वो पैसों का टेंशन रहता है, यहां तो कुछ नहीं है। तो यहां पे आप क्यों आ रहे हो, मुझे खाली एक सवाल का जवाब चाहिए, यहां पे आज आप 6 बजे उठ के मेरा लेक्चर अटेंड करने क्यों आ रहे हो? एक ही रीजन है, एक ही रीजन है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा तभी आ रहे हो, या मैं मेरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए तुम लोग आ रहे हो, या तुम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो इसलिए तुम आ रहे हो। वरना कौन उठेगा रे, सुबह 6 बजे उठ के कौन आने वाला है, मुझे खाली इतना बताओ। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टडीज पे फोकस रहना चाहिए, ये जो चल रहा है इस पे फोकस रखते हैं, हाँ थोड़ा हंसी मजाक थोड़ा ये वो करेंगे, मैं उसके लिए मना नहीं करता, पर कोई भी और क्वेश्चन रहे आपके दिमाग में, हो सकता है कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया हो, उसको लग रहा हो कि सर मैं तो बीच में आ गया हूं, पहले का क्या, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आप मुझे बोलो कि सर मेरा ऐसा ऐसा है, मेरे को प्लीज हेल्प करो, आई विल श्योरली रिप्लाई। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जिन लोग ने मुझे व्हाट्सएप किया है उन लोग का भी आप चैट सेक्शन में रिप्लाई पढ़ सकते हो, अगर पढ़ सकते हो तो पूछ लो, आई गिव यू रिप्लाई इन विद इन 2-3 मिनट्स। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने, आपका पूरा का पूरा दिमाग लेक्चर में होना चाहिए, और हमें 11th में अच्छे परसेंटेज लाने। मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं, मैं आप लोग को फिजिक्स टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता हूं जितने बच्चे लोग मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो 11th में फिजिक्स में तो टॉप मार देने चाहिए, मतलब दुनिया और आपके पेरेंट्स हैरान हो जाने चाहिए कि मेरे बच्चे ने क्या कर दिया। और सिर्फ हमारी जर्नी यहां तक नहीं है, हमारी जर्नी ये भी है, और हमारी जर्नी इसके बाद ये भी है, ये सब हमारी जर्नी है और ये सब हमारी डेस्टिनी है। और अगर आप चाहते हो तो जुड़े रह सकते हो। दिनेश्वरी जो नंबर है वो पैम्पलेट पे, या एक फोटो आया होगा आपके पास, एक मैसेज आया होगा, उसमें आपका मेरा नंबर आपको होगा, वो आप वहां से यूज कर सकते हैं। ठीक है। वरदान कह रहा है कि सर इस चैप्टर में आइंस्टाइन फॉर्मूला भी आएगा फॉर फाइंडिंग सी वाला, यस आ सकता है वरदान, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो भी आ सकता है। ठीक है, दैट कैन ऑल्सो कम। देयर वॉज वन मोर डाउट, लेट मी टेक दैट डाउट। ओमकार इज आस्किंग सर के की वैल्यू क्वेश्चन में होगी तो आंसर में डाल सकते हैं क्या? हाँ ओमकार डाल सकते हैं, पर कभी वो क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू नहीं देगा, हो सकता है कभी कभी दे सकता है, हो सकता है कभी कभी दे सकता है, पर मोस्टली वो के की वैल्यू क्वेश्चन में तो नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है वरदान, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस है, पर वो जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो मोस्टली आपको एंट्रेंस लेवल पे मिलेंगे। जैसे आपने जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला बोला, ये सब जो बोला, ये एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है और आपने ये 3-4 बार आपने ये सॉल्व किया है तो आपका कमाल हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम अगला करने जा रहे हैं, अब जो हम अगला करने जा रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी। अब जो तुमने किया, कल से जो तुमने किया वो तुम्हें समझ में आया, बहुत बढ़िया बात है। अब जो अगले वाला हम करने जा रहे हैं वो पहले वाले से भी दमदार है, मतलब ये होगा हमारा तीसरा चीज। डायमेंशनल एनालिसिस नाम का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के टॉपिक में ये तीसरा भाग हम पढ़ रहे हैं। पहला भाग हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पहला भाग हमने पढ़ा कि हम लोग किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, एनी इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट वी कैन चेक यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ये पहला हमने पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने ये पढ़ा कि किस तरह से आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी और किसी और फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, ये रिलेशनशिप्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब तीसरा चीज बिल्कुल ध्यान से देखिए, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स of the same physical quantity in two
different systems of units। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले तो टॉपिक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद यह समझेंगे कि वो हमसे क्या करवाना चाहता है। हमें करना है टू फाइंड, कुछ तो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना है। अब ये कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है समझेंगे। टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक जरा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके बारे में बात कर देता हूं, ठीक है? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको तकरीबन 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बचपन में पढ़ाए थे। बचपन मतलब 11th के पहले लेक्चर में पढ़ाए थे। पहला वाला जो बंदा था उसका नाम था सीजीएस, दूसरा वाला जो बंदा था उसका नाम था एमकेएस, और तीसरा वाला बंदा था उसका नाम था एफपीएस, और चौथा वाला तो आपका एसआई यूनिट होता है। जो 7 एसआई यूनिट्स होते हैं, जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर 7 एसआई यूनिट्स पढ़े हैं, वो हम लोगों के 7 एसआई यूनिट्स हो जाते हैं, ठीक है? अब क्या होगा, हो सकता है कि एमके सिस्टम में अगर आप मास की बात करते हो, इफ यू टॉक अबाउट मास इन एमकेएस सिस्टम, तो मास को एमकेएस सिस्टम के अंदर केजी में नापा जाता है। ये आपको पता है। एमकेएस इट स्टैंड्स फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड। और अगर आप, ये कौन सा सिस्टम हो गया? ये जो मैंने यहां पे केजी लिखा हुआ है, ये केजी हो गया एमकेएस सिस्टम्स के अंदर। वही अगर आप सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे तो आपको इसी केजी को आप लोगों को लिखना पड़ेगा ग्राम के अंदर, बराबर है? नाउ यू नो इट वेरी वेरी वेल, यू नो इट वेरी वेरी वेल दैट 1 kg इज एक्चुअली 1000 ग्राम। आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह से पता है कि साइंटिस्ट लोग ने पहले ही बोल के रखा हुआ है कि अगर 1000 ग्राम कोई चीज होगी तो उसको तुम 1 किलो मानोगे। ये साइंटिस्ट लोगों ने पहले से ही बता के रखा हुआ है हम लोगों को। अब 1 kg इज इक्वल टू 1000 को आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 3 ग्राम। ये जो आप चीज यहां पे देख रहे हो 10 टू द पावर 3, इस चीज को हम बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। याद रखिए, साइंटिस्ट लोगों ने ये खुद के अनुमान से पहले ही दुनिया के सामने रख दिया है कि पूरी दुनिया वाले 1000 ग्राम को 1 kg मानेंगे। ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। पूरी दुनिया में ये सब चीज सबको मालूम है कि 1000 ग्राम तक अगर कोई चीज आएगी तो उसको 1 किलो मानना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर दुनिया में किसी को यह पता चला कि मेरे पास है 4 किलो, तो उसको साफ साफ पता है 4 किलो का मतलब होगा कितना? 4 किलो का मतलब होगा 4 इंटू 10 टू द पावर 3। ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। इसका मतलब दिस इज अराउंड 4000 ग्राम। पूरी दुनिया को ये चीज पता है। अगर आप उल्टा करना चाहते हैं, उल्टा करने का मतलब क्या है? किसी ने आपको बोला कि मेरे पास है 5000 ग्राम, तो आपको पता है 5000 ग्राम का मतलब होगा आपके पास है 5 केजी। कैसे निकाला आपने? आपने एक्चुअली 5000 को डिवाइड किया 10 टू द पावर 3 से। आप जब केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 टू द पावर 3 से, और जब आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप डिवाइड कर रहे हैं 10 टू द पावर 3 से। आसान भाषा में आप यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से और आप यहां पे डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो आपको यहां पे मिल जाएगा 5 किलो। ये जो चीज आप यहां पे देख रहे हैं, ये जो चीज आप यहां पे देख रहे हैं, इसको बोला जाता है कन्वर्जन फैक्टर। ये चीज हर जगह पे इस्तेमाल की जा सकती है, सिर्फ मास में नहीं। आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, 1 किलोमीटर जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 10 टू द पावर 3 मीटर, बराबर है? अगर किसी ने आपको बोला कि मैं 2 किलोमीटर चला, अगर किसी ने आपको बोला मैं 2 किलोमीटर चला, इसका मतलब वो कितना चला?
अगर कोई बंदा 2 किलोमीटर चला, मतलब वो 2 इंटू 10⁻³ मीटर चला। अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, तो 2 किलोमीटर 2000 मीटर के बराबर होगा। तो आपने उसको कन्वर्ट किया, यू हैव कन्वर्टेड किलोमीटर टू मीटर using 10⁻³ and which is called as a conversion factor। अब किलोग्राम को ग्राम में, किलोमीटर को मीटर में, इसके आपको समझ में क्या आ रहा है? अगर आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो। मास ही है, बस मास को या तो किलोग्राम में नापा जा सकता है या तो ग्राम में नापा जा सकता है। पर कन्वर्ट कैसे करोगे? कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? इन सब का कन्वर्जन फैक्टर हमें पहले से पता है, क्योंकि साइंटिस्ट लोग ने बता के रखा हुआ है। परंतु कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जिनका कन्वर्जन फैक्टर आपको पता नहीं होगा, उनका कन्वर्जन फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टू फाइंड व्हाट कन्वर्जन फैक्टर। अच्छा, किसका? बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। जस्ट लुक एट दिस वर्ड, सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब मास इज द फिजिकल क्वांटिटी, और उसका सेम फिजिकल क्वांटिटी को कहां देखना है? टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मास का यूनिट एमकेएस में केजी है, मास का यूनिट सीजीएस में ग्राम है। तो व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन केजी एंड ग्राम, या फिर ग्राम एंड केजी? ऐसा हमें किसी और के लिए निकालना है। पहले इतना समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? एग्जाम्पल दूंगा मैं, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा कि हमें किसके बीच में कन्वर्जन फैक्टर निकालना है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। बोलो, फटाफट बोलो। यहां तक क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? हमें कैसे कन्वर्जन फैक्टर्स निकालने हैं? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग? गिव मी यस और नो। सब लोग को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल हो जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस चीज को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अगर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया तो हम लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस विल बी आवर पेज नंबर 3। आई एम गोइंग टू आवर पेज नंबर 4। यहां पे हमारा है पेज नंबर 4। चलिए बात करते हैं फोर्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? फोर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपने फोर्स अच्छी तरह से सुना है, फोर्स, तो फोर्स के दो यूनिट्स हो सकते हैं, पहला और दूसरा। अगर हम एमकेएस सिस्टम में बात करते हैं तो जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, जिसको आप डिनोट करते हो एन के साथ, बराबर है। और अगर आप सीजीएस सिस्टम में बात करते हो तो आपके न्यूटन को आप लिखते हो डायन, उसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, डायन लिखते हो। इस चीज के बारे में मैंने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपको याद आएगा तो। अगर आपको डी टेलीकास्ट चाहिए तो एक और बार कर लेते हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये सब लोगों को पता है। अगर मुझे यूनिट ऑफ फोर्स निकालना है तो मास की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं? केजी। और एक्सेलरेशन की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने ये जो चीजें पुट की हैं, ये सारी की सारी चीजें एमकेएस सिस्टम में आती हैं। तो केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ फोर्स। पर आप कभी भी दुनिया में न्यूटन को, आप फोर्स के यूनिट को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं बोलते। आप क्या बोलते हो? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्चुअली कॉल्ड एज न्यूटन। इतना बड़ा बोलने से अच्छा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलने से अच्छा हम लोग बोलेंगे न्यूटन। ऐसा बोला गया था। पर कोई और भी तो ये बोल सकता है कि नहीं 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 नहीं, मैं मास को केजी में पुट नहीं करूंगा, मैं एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में पुट नहीं करना चाहता, मतलब मैं सीजीएस सिस्टम में जाना चाहता हूं। अगर मैं सीजीएस सिस्टम में जाना चाहता हूं तो मैं मास को कैसे पुट करूंगा? मैं मास को पुट करूंगा ग्राम में। मैं एक्सेलरेशन को कैसे पुट करूंगा? मैं एक्सेलरेशन को पुट करूंगा सेंटीमीटर में। और सेकेंड तो सेकेंड ही होता है, सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो चीज है
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको डायन बोला जाता है। एम के सिस्टम में फोर्स का यूनिट आता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन। और सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज डायन। पढ़ने का तरीका है, बोला जाता है ऐसा, न्यूटन, इसको डायन। क्या आपको पता है कि अगर मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करके बताओ, कन्वर्ट न्यूटन इनटू डायन और कन्वर्ट डायन इनटू न्यूटन, इसमें से कुछ भी करने के लिए बोला, तो क्या हमें कन्वर्जन फैक्टर पता है? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि न्यूटन जैसा यूनिट इतने लोगों से मिलके बनता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इतना बड़ा यूनिट, 3 यूनिट, केजी भी है, मीटर भी है, सेकेंड स्क्वायर भी है, इन सबको मिला के न्यूटन बनता है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन सबको मिला के डायन बनता है। क्या हम न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करने का या डायन को न्यूटन में कन्वर्ट करने का कन्वर्जन फैक्टर जानते हैं? नहीं जानते, हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक से। तो हमें यह पता करना है। आप छोटी छोटी चीजें जानते हो। छोटी छोटी चीजें क्या है? अगर केजी को मैं ग्राम में बोलूंगा तो आप कर सकते हो, मीटर को सेंटीमीटर में बोलूंगा तो आप कर सकते हो, पर हम ऐसे बड़े बड़े यूनिट को कन्वर्ट करना नहीं जानते, वो हमें अभी करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग हमें क्या करना है? एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग, बोलिए यस और नो। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग हमें क्या करना है कि क्या नहीं करना है। कन्वर्जन फैक्टर माइनस में भी हो सकता है, यस यस, कन्वर्जन फैक्टर माइनस में भी हो सकता है, 10 टू द पावर -3 भी हो सकता है। जैसे कोई अभी पूछ रहा है क्या कन्वर्जन फैक्टर माइनस में हो सकता है? हो सकता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अभी यहां पे ध्यान से देखो, इफ यू वांट टू कन्वर्ट ग्राम टू केजी, if you want to convert grams to kg, you can write with this क्या, अगर 5000 को 10 to the power 3 से डिवाइड करना है तो आप 5000 इंटू 10 to the power -3 भी तो लिख सकते हो। 10 to the power 3 नीचे है, वो 10 to the power 3 अगर ऊपर चले गया तो -3 भी लिख सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपको 5 kg ही आंसर आने वाला। सब में हो सकता है क्रिश, किसी में भी आप कन्वर्जन फैक्टर फाइंड कर सकते हो, बट हम लोग एफपीएस को ज्यादा भाव नहीं देते। इंडिया में हम लोग एफपीएस को भाव नहीं देते। अगर आपको पता होगा तो इंडिया में वी डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ फुट पाउंड्स एंड ऑल दैट थिंग। तो बेसिकली हम लोग एमकेएस और सीजीएस सिस्टम के ही मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। स्टार्ट कर सकते हैं अभी? क्या मैं पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने ले सकता हूं? पहला एग्जांपल क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला एग्जांपल है डिटरमाइन the conversion factor between, determine the conversion factor between न्यूटन, जिसको आप डिनोट करते हो एन से, एंड डायन, जिसको आप डिनोट नहीं करते, फुल स्टॉप। इस तरह से एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा क्वेश्चन? आपको यह बताना है कि इन दोनों के बीच में कन्वर्जन फैक्टर कितना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आएगा, ठीक है। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट है एमकेएस के अंदर, या फिर एसआई यूनिट के अंदर, या फिर इसको आप एसआई डिराइव्ड यूनिट भी बोल सकते हो। और ये जो बंदा है ये आपका सीजीएस में आता है। अभी अभी हमने इसके बारे में पूरी बातचीत कर ली। लिखने का तरीका देखना है, सब लोगों ने लिखने का तरीका देखना है, ठीक है। एवरीबडी हैज टू सी हाउ एम आई सॉल्विंग द स्टेप्स। द स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपके दिमाग में स्टेप बैठ गया, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने यहां पे नोटिस किया होगा तो लिखने का तरीका कैसे होता है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर मैं केजी और ग्राम की बात करूं तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिख सकते हैं? 1 kg इज इक्वल टू 10 to the power 3 ग्राम, है ना। ये चीज मैंने यहां पे भी लिखी है, आप देख सकते हो। और फिर मैंने आपको क्या बोला, अंडरलाइन करके बोला, इस बंदे को कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं। लिखने का तरीका देखो, 1 kg
10⁻³ ग्राम होता है। लिखने का तरीका सब लोगों ने देखना है। पर क्या हमें यह पता है, क्या हमें यह पता है कि 1 न्यूटन कितना डायन होता है? हमें नहीं पता। जैसे कि हमें यहां पता है कि 1 kg 10⁻³ ग्राम होता है, हमें यहां नहीं पता कि 1 न्यूटन कितना डायन होता है। तो हम लोग उस कितना को x अज्यूम कर लेंगे। यही तो निकालना है। जैसे कि यहां पे आपने निकाला ना 1 kg 10⁻³ ग्राम होता है, ये साइंटिस्ट लोग ने आपको बताया, तो आपको पहले से ही पता है। बट यहां पे जब आप आओगे तो हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। 1 न्यूटन इस कितना डायन, ये हमें पता करना है। क्या पहला स्टेप सब लोग के दिमाग में क्लियर है? एक एक स्टेप करूंगा, पूछने वाला हूं मैं। हर एक स्टेप में लोगों को हाँ या ना बोलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्लियर है क्या? एवरीबॉडी फर्स्ट स्टेप क्लियर है क्या? कम ऑन, गिव मी यस और नो। आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने x को अननोन पकड़ा है। x इज अननोन, हमें नहीं पता x क्या है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। याद रखिए, आपके पास दो टीम्स है। एक ऐसी टीम है जो एसआई में यानी कि एमकेएस सिस्टम में बात करते हैं, एक ऐसी टीम है जो सीजीएस सिस्टम में बात करते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू टीम्स। यू डोंट हैव टू राइट दिस इन एग्जाम। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। ये सब चीजें आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। वी हैव टू टीम्स, हमारे पास दो टीम है। ठीक है, कौन कौन सी टीम है हमारे पास? हमारे पास एक टीम है जो एमकेएस सिस्टम को बिलोंग करती है, एंड एक सिस्टम है जो सीजीएस सिस्टम को बिलोंग करती है। ये दो टीम हमारे पास है। ठीक है, इस टीम के जितने भी लोग होंगे उनको हम लोग 1 से डिनोट करेंगे, और इस टीम के जितने भी लोग होंगे उनको हम 2 से डिनोट करेंगे। पहले से ही हम लोग इन चीजों को बता रहे हैं। ठीक है, एमकेएस सिस्टम को 1 से डिनोट करेंगे, सीजीएस सिस्टम को 2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, दिनेश्वरी, आई गेव यू द एग्जाम्पल। अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, ये देखो, सीजीएस टू ग्राम टू केजी, ग्राम टू केजी, ग्राम टू केजी इज सीजीएस टू एमकेएस, बराबर ना? ग्राम टू केजी, ग्राम सीजीएस में आता है और केजी एमकेएस में आता है, तो ग्राम टू केजी सीजीएस टू एमकेएस सिस्टम ओनली। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि हम न्यूटन को डायन में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप ऐसा भी सोचिए हम डायन को न्यूटन में कन्वर्ट कर रहे हैं। खाली ये एक्स को अगर मैंने नीचे लिख दिया तो डायन का न्यूटन में कन्वर्जन समझ में आ जाएगा। करेंगे, एग्जांपल करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए उस चीज का। यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखना है सब लोगों ने। वी हैव टू टीम्स। कौन सी दो टीम्स है हमारे पास? एक टीम न्यूटन वाली है, एक टीम डायन वाली है। न्यूटन वाली टीम एमकेएस में आती है, डायन वाली टीम सीजीएस में आती है। न्यूटन वाली टीम यानी कि एमकेएस टीम को हमने 1 कंसीडर करना है, और डायन वाली टीम यानी कि सीजीएस टीम को हमने 2 कंसीडर करना है। दो अलग अलग हम लोगों ने इंडिकेशंस दे दिया। अब बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो न्यूटन आप देख रहे हो ये फोर्स का यूनिट है। किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। अगर मैं इसका डायमेंशन लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2। ये होता है फोर्स का डायमेंशन। न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है ना, तो फोर्स का डायमेंशन मैंने यहां पे लिख दिया। परंतु परंतु ये जो डायमेंशन लिखा है दिस बिलोंग्स टू द एमकेएस वाली टीम, बिकॉज न्यूटन बिलोंग्स टू एमकेएस वाली टीम। तो इन सब के नीचे हम 111 लिखेंगे। क्यों 111 लिखेंगे? बिकॉज हम लोगों ने एमकेएस सिस्टम की बात की है। अच्छा, पकड़ लिया क्या? थैंक यू चंद्रप्रभा, विराट, साक्षी। अभी सही है?
M1 L1 T-2 बराबर। आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू साइन डालना है, x ऐसे के ऐसे ही लिखना है, बराबर है, x ऐसे के ऐसे ही लिखना है। हाँ शिवम, हम लोग खाली ऐसा मान के चल रहे हैं। शिवम, हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, एमकेएस वाली टीम को हम लोग 1 से डिनोट करेंगे और सीजीएस वाली टीम को हम लोग 2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो नीचे सब जगह पे 1 क्यों लिखा है, बिकॉज ये सब लोग एमकेएस वाली सिस्टम को बिलोंग करते हैं, इसलिए सबको अलग अलग हम लोग नामकरण दे रहे हैं। ठीक है, अब एक्स लिखा आपने यहां पे। अब डायन, डायन भी किसका यूनिट है, डायन भी फोर्स का यूनिट है ना, अलग से थोड़ी कोई यूनिट, डायन भी तो फोर्स का यूनिट है। तो डायन मतलब फोर्स का ही आप लोगों ने डायमेंशन लिखना है, M1 L1 T-2 एंड अ ब्रैकेट। परंतु यहां पे एक छोटी सी चेंजमेंट आएगी। वो छोटी सी चेंजमेंट क्या है कि ये जो डायमेंशन आपने लिखा है ये फोर्स का ही लिखा है, पर ये बिलोंग करता है सीजीएस वाले सिस्टम को। तो यहां पे नीचे आप लिखेंगे 2 2 2। फर्क देखो, डायमेंशन सेम है। आप डायमेंशन किसी भी यूनिट में निकालो, किसी भी सिस्टम में निकालो, डायमेंशन सेम आता है। अगर आप डायमेंशन को एमकेएस में निकालेंगे या आप डायमेंशन को सीजीएस में निकालेंगे, आपका डायमेंशन तो सेम आएगा, पर क्योंकि एमकेएस और सीजीएस सिस्टम अलग अलग है, इसलिए हम लोग नीचे 1 1 1 1 और यहां पे नीचे 2 2 2 2, ताकि आपको समझ में आए कि ये वाला बंदा एमकेएस को बिलोंग करता है, ये वाला बंदा सीजीएस को बिलोंग करता है। क्या ये चीज सब लोग को समझ में आ रही है? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि हम लोगों ने किस तरह से ये सेकेंड स्टेप लिखा? हाँ या ना हो जाए, हाँ या ना हो जाए सब लोग की तरफ से। यादव जी, मेरी आवाज सब लोग को आ रही है, आपको भी आनी चाहिए। यस, लिखना जरूरी है, 1 और 2 लिखना जरूरी है। यस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं खुशी। समझा, सबको समझा। सबसे पहले आपने ये समझना है कि मैंने 1 और 2 क्यों लिखा। कुछ जानकारियां मैं यहां पे लिख देता हूं, कुछ बातें मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन एमकेएस सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में सेम ही होगा। पहली चीज जो आपने नोटिस की, क्या नोटिस की आपने? पहली वाली चीज, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, सब कुछ दोनों डायमेंशंस सेम लिखे हैं मैंने। फोर्स का डायमेंशन एमके सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में सेम होगा। पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपने याद क्या रखना है? परंतु एमकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम को अलग अलग दिखाने के लिए मतलब हम लोग उसको अलग अलग बताना चाहते हैं। किसी को भी देख के समझ में आना चाहिए कि ये लोग अलग टीम को बिलोंग करते हैं, वो लोग अलग टीम को बिलोंग करते हैं। भले उनका डायमेंशन सेम है, पर फिर भी अलग अलग टीम को बिलोंग करते हैं। परंतु एमके सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम को अलग अलग दिखाने के लिए हमने एमकेएस को 1 से और सीजीएस को 2 से डिनोट किया है। और याद रखिए, आप जो 1 और 2 लिख रहे हैं वो आप बेस में लिख रहे हैं, मतलब यहां पे नीचे लिख रहे हैं 1 1 1 2 2 2। सर M1 और M2 ये बेस सेम नहीं होंगे ना? ये सेम नहीं है। M1 जो बंदा है, M1 M मास है, ये जो M है ये मास है। ठीक है, ये मास एमकेएस में और ये मास सीजीएस में अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। मास एमकेएस में केजी में आता है और ये सीजीएस में
ग्राम में आता है, इसलिए ऐसे ऐसे किया। अभी जब मैं अगला स्टेप करूंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा मैंने अलग अलग नाम क्यों दिए, आपको समझ में आएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, दिस विल बी आवर पेज नंबर आई थिंक 5। ये हमारा पेज नंबर 5 है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स मोर, आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने दो अलग अलग टीम्स क्यों बनाई है। ये होगा हमारा पेज नंबर 6। अभी तक से आपने क्या लिखा है? अभी तक से आपने लिखा है m को 1, l को 1, t को -2, और आपने जो टीम्स बनाई है उसमें आपने नीचे 1 1 1, ये तीनों एक टीम को बिलोंग करते हैं। आपने इक्वल टू साइन डाला, आपने x डाला, फिर आपने लिखा m को 1, l को 1, t को -2, और आपने नीचे लिखा 2 2 2। ये आपने अभी तक से लिखा है यहां पे। हाउ टू राइट इन एग्जाम दिस इक्वेशन, हाउ टू राइट इन एग्जाम दिस इक्वेशन आदित्य गुप्ता, इसका मतलब क्या है? रेडमी ले सकते हैं, रेडमी आपका नेम चेंज करो वहां पे। यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन, राइट दिस ओनली, लाइक दिस ओनली इन एग्जाम, ऐसे ही तो लिखना है आप लोगों ने। मैंने अभी तो बताया, ये पीछे कॉपी किया खाली मैंने, आई हैव जस्ट कॉपीड दिस बिहाइंड। आदित्य गुप्ता, नवाज नवाज, ये सब फर्स्ट लेक्चर्स में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने यहां पे लिखा है ये पीछे का सिर्फ कॉपी किया है, अलग से नहीं लिखा है, ये सिर्फ पीछे का कॉपी किया है मैंने। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना है, एवरीबडी हैज टू पुट देयर ईयर्स डाउन हियर। हम लोगों को एक्स में इंटरेस्ट है, अगर हमको एक्स में इंटरेस्ट है, ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है वो इसके नीचे लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो अगर ये एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट नीचे की तरफ आ सकता है, आ सकता है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? m1 l1 t-2 नीचे डिवाइडेड बाय m1 l1 t-2, और यहां पे आपने क्या करना है? 1 1 1 2 2 2। क्या किसी को समझा ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आया? Has everybody understood how did I get from this step to this step? Everybody is okay with this? इसको उठा के डायरेक्ट इसके नीचे, इसको उठा के डायरेक्ट इसके नीचे, बोलो बोलो, एक एक स्टेप पूछ रहा हूं, एक एक स्टेप में इत्तू सा भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। एवरी स्टेप शुड बी क्लियर। बढ़िया बढ़िया, चलो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आदित्य प्रजापति, एक्स इधर है ना बेटा, एक्स इधर है ना, एक्स को अकेले करने का, ऐसा समझो एक्स को अकेला करना, तो इसको नीचे लेना पड़ेगा ना। बस लिखते वक्त मैंने एलएचएस और आरएचएस को इधर उधर लिख दिया, इसको खाली इमेजिन करो, इस बंदे को अपने को यहां के नीचे लेना पड़ेगा ना, तो एक्स अकेला हो जाएगा। देखो एक्स अकेला है, ऊपर ये बंदा है और नीचे ये एक बंदा है। आई होप इट्स क्लियर आदित्य प्रजापति। ठीक है, आगे बढ़े अभी। अब अगला स्टेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, पहले कुछ चीजें मेंशन कर देता हूं, पहले कुछ चीजें मेंशन कर देता हूं। हियर सफिक्स, सफिक्स का मतलब क्या होता है? ये जो नीचे आप 1 और 2 लिखते हो ना, इसको इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, हियर सफिक्स 1 इंडिकेट्स एसआई यूनिट, न्यूटन जो होता है वो एसआई में आता है। ठीक है, एंड एमकेएस में आता है, वही एसआई यूनिट के अंदर ही सब कुछ आ रहा है। एंड 2 इंडिकेट्स सीजीएस यूनिट्स, मेंशन कर दिया मैंने। जो 1 वाले दिखाई दे रहे हैं वो एमकेएस या एसआई के अंदर आ रहे हैं, और जो 2 वाले दिखाई दे रहे हैं वो सीजीएस में आ रहे हैं। हम लोगों ने इसको यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझना, x इक्वल टू, x इक्वल टू, एक बड़ा ब्रैकेट लिखिए, m1 m2
का होल पावर 1। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना है। m1 का और m2 दोनों का पावर 1 1 ही है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिख दिया। अगला स्टेप l1 l2 दोनों का होल पावर 1। अगला स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखिए, t1 t2 दोनों का होल पावर -2, साथ साथ में लिखा है। m1 और m2 दोनों के पावर 1 1 है, साथ में लिख सकते हैं। l1 और l2 दोनों के पावर 1 1 है, साथ में लिख सकते हैं, होल पावर 1 डाल सकते हैं। यहां पे दोनों के पावर -2 है, होल पावर -2 डाल सकते हैं। ये मैंने अभी अभी फर्स्ट लेक्चर में भी, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दिखाया। अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे तो l का पावर हाफ है, g का पावर हाफ है, दोनों को साथ में लिख दिया। इसी तरह यहां पे भी साथ में लिख दिया। आई होप ये स्टेप भी सब लोग के दिमाग में क्लियर है। अगला स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, x इज इक्वल टू m1 नाम का बंदा SI में आता है, यानी कि MKS में आता है। तो m1 नाम का बंदा नापा जाता है kg में। m1 SI में आता है, यानी कि MKS में आता है। MKS में मास को नापा जाता है kg में, डिवाइडेड बाय m2। m2 है CGS वाला बंदा, CGS में मास को नापा जाता है ग्राम में, ब्रैकेट 1। दूसरा ब्रैकेट L1 1, नीचे 1 लिखा है, सफिक्स में 1 लिखा है। अगर सफिक्स में 1 लिखा है, इसका मतलब यह बंदा होगा SI यानी कि MK सिस्टम के अंदर। तो L यानी कि लेंथ, लेंथ नापी जाती है मीटर में, और वही CGS में वो नापी जाती है सेंटीमीटर में। होल पावर आपने 1 चढ़ा दिया। अगला T1 यानी कि टाइम, टाइम तो हर जगह पे सेकंड, और सेकंड -2। क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने, क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने क्यों इसको सफिक्स में 1 और सफिक्स में 2 दिया है? ताकि पहचान पाए कि तुम किसको बिलोंग करते हो और तुम किसको बिलोंग करते हो। वरना अगर आप ये 1 और 2 नहीं लिखोगे सफिक्स में, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बंदा किसको बिलोंग करता है। ओमकार, जो आप टेक्स्ट बुक देख रहे हो वो क्वेश्चन अलग है बेटा। वो न्यूटन को डायन में कन्वर्ट नहीं कर रहा है बेटा, वो जूल को अर्थ में कन्वर्ट कर रहा है। क्वेश्चन तो देखो बेटा। ओके ओमकार, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग न्यूटन को डायन में कर रहे हैं, ठीक है। वरदान, इट्स नॉट अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। बस मैं आराम आराम से समझा रहा हूं, इसलिए आपको लॉन्ग लग रहा होगा। अगर स्पीड बढ़ा दूंगा ना तो 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। यस यस अभिषेक, 1 इंडिकेट्स MKS एंड 2 इंडिकेट्स CGS। पावर दोनों का सेम है, मैंने पहले लिखा, दोनों का डायमेंशन सेम है, इसलिए दोनों का डायमेंशन सेम है, इसलिए होल पावर 1 डाल रहे हैं हम लोग। होल पावर हम लोग क्या डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं, ठीक है। M1 किस में आता है, SI यूनिट में या MKS में आता है? तो SI में हम लोग मास को kg में नापते हैं, और M2 किस में आता है, CGS में आता है, इसलिए हम लोग इसमें जगह पे ग्राम लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ जो बंदा जिस टीम को बिलोंग करता है, उस टीम में उसको कैसे नापा जाता है उसका खाली यहां पे लिखना है। जैसे कि L2 आता है सेकेंड टीम में। सेकेंड टीम कौन सी है, CGS वाली टीम है। CGS वाली टीम में लेंथ को नापा जाता है सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर लिखा। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से समझना, x इज इक्वल टू kg को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो kg को जब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ ग्राम बाय ग्राम होल पावर 1। क्या किया मैंने, kg को ग्राम में लिखा, और यह बात आपको पहले से ही पता है कि kg इतना ग्राम होता है। नेक्स्ट ब्रैकेट, यू हैव टू राइट मीटर इन सेंटीमीटर। अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो वो होता है 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर 1। लिख सकते हैं साक्षी, 1000 भी लिख सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। अगला बंदा क्या है, दोनों तो सेकंड सेकंड में ही है, तो सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा 1 का पावर -2। क्या यहां से यहां तक क्लियर है? मैंने सिर्फ
केजी को ग्राम में लिखा है, मीटर को सेंटीमीटर में लिखा है. इज दिस ओके विथ एवरीबॉडी? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस स्टेप? दिस टू दिस, फ्रॉम हियर टू हियर, सेकेंड स्टेप टू थर्ड स्टेप डन है? सब लोग को डन है फ्रॉम सेकेंड स्टेप टू थर्ड स्टेप? हो जाए हाँ या ना हो जाए एक बार. बहुत ही बढ़िया. यहां से ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहां से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा. अब आपके पास क्या बचता है? अगर ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 10⁻³ क्या बचेगा आपके पास अभी? दिस विल बी आवर पेज नंबर 7. x इज इक्वल टू आपके पास बचेगा 10⁻³ का पावर 1, 10⁻² का पावर 1 और 1 का पावर -2. ऐसे बचेगा आपके पास. आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं. 10⁻³ का पावर 1, 10⁻² का पावर 1 एंड 10⁻1 का पावर -2. अब अगर आप नोटिस करोगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 10⁻3, क्योंकि 3 into 1 is 3, into 10⁻2, 2 into 1 is 2 and 1 to the power -2 is 1. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 10⁻5. क्या हम बोल सकते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में लिख रहे थे ये स्टेटमेंट, तो अब हमें स्टेटमेंट का आंसर पता है. 1 न्यूटन होता है 10⁵ डायन. और आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 डायन होता है 10⁻⁻5 न्यूटन. आप इस चीज को नीचे लेके आ सकते हो ना, यहां पे आप इस चीज को नीचे लेके आ सकते हो. तो 1 न्यूटन के नीचे आएगा तो 10⁻5 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा. ऐसा भी आप बोल सकते हो. और ऐसा तो बहुत पॉपुलर है जो आप बोल रहे हो. न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है, 10⁻5 से मल्टीप्लाई करो. डायन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, 10⁻−5 से मल्टीप्लाई करो. बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर है कि नहीं है? हा या ना हो जाए, कम ऑन, हा या ना हो जाए एक बार. सबको समझ में आ रहा है? डायमेंशन की पावर अलग अलग नहीं आएंगे. जो भी बंदा डाउट पूछ रहा है ये डायमेंशन का पावर अलग अलग कैसे आएगा, जब आप एक ही क्वांटिटी का दोनों डायमेंशन लिख रहे हो. न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है और आपका डायन भी फोर्स का यूनिट है. तो जब फोर्स क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन अलग अलग कैसे आएगा? अगर सर डायमेंशन का पावर अलग अलग होगा, सीजीएस और एसआई यूनिट का हो ही नहीं सकता. ऐसे कैसे डायमेंशन का पावर अलग अलग आएगा? टेन टू द पावर 3 है, 10⁻2 है. अभी अभी हमने सीखा व्हेन बेस आर सेम पावर गेट्स एडेड अप. तो बेस सेम है, पावर ऐड होगा. 3 + 2 is 5. वरदान एग्जाम में डायरेक्टली नहीं कर सकते. आप 11th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, मतलब स्कूल सेक्शन का एग्जाम दे रहे हैं, कॉलेज सेक्शन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहां पे एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे स्टेप्स के मार्क्स होते हैं. तो इसलिए मैं आपको हर एक स्टेप इतना डिटेल में दिखा रहा हूं, वरना मैं भी कुछ ना कुछ ट्रिक व्रिक लगा के आपको बता देता, ऐसा हो गया वैसा हो गया. बट हम लोग को एग्जाम, कॉलेज में एग्जाम देना ना, वहां पे स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना. आगे बढ़े. बोर्ड नहीं है, जो भी एग्जाम आप देंगे ना, स्कूल सेक्शन का एग्जाम देंगे, कॉलेज सेक्शन का एग्जाम तो देना है ना, 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम देना है कि नहीं देना है ना? बट M1 एंड M2 ये बेस सेम होंगे. M1 और M2 बेस सेम नहीं है. कौन बोला M1 और M2 बेस सेम है? एक बेस M1 है, एक बेस M2 है. M1 अलग में आता है, M2 अलग में आता है. M1 SI में आता है, M2 CGS में आता है. एक और एग्जाम्पल हो जाए, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल हो जाए तो बेटर आप लोग को समझ में आएगा कि क्या कहानी है. लेट अस स्टार्ट. अब हम लोग जा रहे हैं और एक एग्जाम्पल को लेने. ठीक है, चलिए. बिल्कुल सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. अब मैं स्टेप्स अच्छी तरह से वापस नहीं बताऊंगा, एक बार बताया. अब मैं आप लोगों को पूछूंगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिए. डिटरमाइन द
conversion factor, determine the conversion factor between जूल, ये होता है SI यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, एंड अर्ग, इसको अर्ग पढ़ते हैं, ये है CGS यूनिट ऑफ वर्क। हमें इन दोनों के बीच में कन्वर्जन फैक्टर बताना है, ठीक है। अंडरस्टैंड कीजिए क्लास, जब भी आप वर्क लिखते हैं, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके आप दो तरह से यूनिट लिख सकते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास को आप लिख सकते हो केजी, राइट। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इनटू डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो मीटर, बराबर है। मास को मैंने लिखा केजी, एक्सेलरेशन को मैंने लिखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिखा मीटर। तो फाइनल यूनिट क्या आया? केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। इतना बड़ा नहीं बोलते आप, किसी को भी जाके वर्क डन का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर नहीं बोलते हो, सुनोगे। इस पूरी चीज को आप जूल बोलते हैं, यू कॉल इट एज जूल। पर अगर आप नोटिस करोगे तो आपने जो पुट किया है केजी मीटर सेकंड, वो एसआई यूनिट वाले पुट किए, एमके सिस्टम वाले पुट किया आपने। आप चाहते तो अलग से भी पुट कर सकते थे, आप मास को लिख सकते थे ग्राम, मीटर की जगह पे लिख सकते थे सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड तो वैसे भी होता है सेकंड। इस चीज को बोला जाता है अर्ग। सिमिलर समझा रहा हूं, जैसे हमने न्यूटन और डायन लिखा था, वैसे ही जूल और अर्ग होता है। हमें यह पता करना है कि कितना जूल कितना अर्ग होता है, इन दोनों के बीच में कन्वर्जन फैक्टर क्या है, यह हमें पता करना। याद रखिए, दोनों के दोनों यूनिट्स वर्क डन के ही हैं, दोनों के दोनों यूनिट्स एनर्जी के ही हैं। वर्क डन एनर्जी सब सेम होता है, बस हमें यह पता करना है कि जूल्स जो एसआई यूनिट को बिलोंग करता है और अर्ग जो सीजीएस यूनिट को बिलोंग करता है, उन दोनों के बीच में कन्वर्जन फैक्टर क्या है। क्या क्वेश्चन सबको समझा? Has everybody understood the question? Give me a yes or no for the question. Come on, has everybody understood the question? Question सब लोग के दिमाग में क्लियर है? जैसे न्यूटन को डायन में किया था, अब जूल को अर्ग में करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। समझा है तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये होगा मेरा 8वां पेज आज का। प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी। मैं लिखूंगा 1 जूल एक्स अर्ग होता है, 1 जूल एक्स अर्ग होता है। ऐसे लिखा था 1 न्यूटन इतना डायन होता है, एक्स डायन होता है, तो 1 जूल एक्स अर्ग मान लिया, हमको एक्स निकालना है, ठीक है। अगला स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना है सब लोगों ने। जूल्स वर्क डन का यूनिट है, अर्ग भी वर्क डन का यूनिट है, तो डायमेंशन लिखना है डायरेक्टली। M1 L2 T-2 एंड अ ब्रैकेट इक्वल टू एक्स। यहां पे भी सेम डायमेंशन आएगा, M1 L2 T-2 एंड अ ब्रैकेट। बट बिल्कुल ध्यान से समझना है आप लोगों, ये वाली टीम अलग है, ये वाली टीम अलग है, तो यहां पे आएगा 1 1 1 और यहां पे आएगा 2 2 2। अब क्या इंटरेस्ट है तुमको, एक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है? तो इसको नीचे ले लो, M1 L2 T-2 M1 L2 T-2। ये टीम है 1 1 1 2 2 2। अगला स्टेप क्या होगा? साथ में लिखो, M बाय M 1 L बाय L 2 T बाय T -2। तुम हो पहले वाली टीम के, तुम हो पहली वाली टीम, तुम हो पहली वाली टीम।
तुम दूसरी वाली टीम, दूसरी वाली टीम, दूसरी वाली टीम। अब अगले स्टेप में कैसे लिखेंगे? L टू द पावर 2 कैसे आया? अरे डायमेंशन है बाबा, ये डायमेंशन है एनर्जी का। यहां पे L1 L2 दोनों का पावर 2 है, तो साथ में लिखा तो दोनों का पावर 2 आ गया। बराबर है क्या पायल? ओके, दैट्स ग्रेट। ये देखो, ये देखो, यहां पे T1 और T2 है, दोनों का पावर -2 है, डाल दिया ऊपर -2। दैट्स ग्रेट आदित्य। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा? अगला स्टेप क्या सिखाया मैंने? x इज इक्वल टू ब्रैकेट M1 कौन सी वाली टीम में आता है? सर अगर पावर सेम नहीं होगा तो रेडमी और ओमकार, आई थिंक ओमकार ने भी सेम डाउट पूछा था, मैं वही आपको बार बार बता रहा हूं, पावर सेम आएगा ही ना। ये डायमेंशन वर्क डन का लिखा है आपने, और ये भी डायमेंशन वर्क डन का ही लिखा है आपने। दोनों तरफ पावर सेम ही आएगी हर बार, क्योंकि आप डायमेंशन यहां पे भी वर्क डन का लिख रहे हैं, यहां पे भी वर्क डन का लिख रहे हैं। डायमेंशन मैंने अभी यहां पे क्या लिख के दिया, पढ़ो इसको। फोर्स का डायमेंशन एमकेएस सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में सेम होगा। क्या पावर 1 है? 1 है, 1 है, 1 है, -2 है, -2 है, दोनों जगह पे डायमेंशन सेम आएंगे, खाली टीम अलग अलग है, इसलिए 1 1 1 2 2 2। यहां पे भी डायमेंशन सेम आएंगे, 1 1 1 2 2 2। क्लियर है? पावर कभी भी अलग अलग नहीं आने वाले। रेडमी डन है क्या? ओके चलिए। अब M1 पहली वाली टीम को बिलोंग करता है। पहली वाली टीम मतलब कौन? MKS और SI वाली टीम, मतलब kg। दूसरी वाली टीम ग्राम, होल पावर 1। लेंथ पहली वाली टीम को बिलोंग करता है, मीटर। दूसरी वाली टीम में लेंथ होता है सेंटीमीटर, होल पावर 2। पहली वाली टीम में टाइम होता है सेकेंड्स में, दूसरी वाली टीम में भी टाइम होता है सेकेंड्स में, -2। ठीक है। पायल किसका डायमेंशन? पायल किसका डायमेंशन? वर्क का डायमेंशन। जूल का डायमेंशन नहीं लिखा है, जूल यूनिट होता है, जूल फोर्स का यूनिट होता है। तो ये चीज फोर्स के बारे में बात कर रही है, ये चीज भी फोर्स के बारे में बात कर रही है। तो हम लोगों ने ऐसा समझो जूल का ही लिखा है, यानी कि फोर्स का लिखा है। ये फोर्स का डायमेंशन है, सॉरी वर्क डन का डायमेंशन है। जूल वर्क डन को डिपेंड यूनिट करता है, और भी वर्क डन का यूनिट है। तो ये अपन ने वर्क डन का यूनिट लिखा है, सॉरी वर्क डन का डायमेंशन लिखा है। हाँ, ये डायमेंशन आपको निकालना पड़ता है। आगे बढ़ रहे हैं। केजी, केजी 10 to the power 3 ग्राम बाय ग्राम 1। मीटर 10 to the power 2 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर 2। 1 -2, ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। x बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है लास्ट वाला। 10 to the power 3 into 1 10 to the power 3 into 10 to the power 2 into 2 10 to the power 4, and 1 into -2 is 1. अब when base are same, power gets added up. 4 plus 3 कितना होता है? 4 plus 3 कितना होता है? Everybody, how much is 4 plus 3? बहुत ही बढ़िया, हो गया सॉल्व। So how much is 1 joules? 1 joules is 10 to the power 7 erg. 1 joule 10 to the power 7 erg होता है।